नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा सलोनी क्लासेज चूरू से। आज हम लोग अध्यारोपण प्रमेय जिसको सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने ज़रूरी हैं। जैसे कि जब अपने पास मान लो एक सर्किट दिया वो जस्ट कुछ इस तरह से, ये वाला। अब इस सर्किट के अंदर अपने पास में इस तरह से वोल्टेज सोर्स दे रखा है। यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स अपने को दिया हुआ है, मान लो एक करंट सोर्स दिया हुआ है, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए अपने। ये वोल्टेज सोर्स है जिसमें अपने को Z1, Z2 और Z3 प्रतिबाधाएं दी गई है। अपने को इस परिपथ में हल करना है कि इस Z3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अपने को ये चेक करना है। तो इस Z3 वाले करंट को चेक करने के लिए अपने जो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से रहता है कि यदि किसी प्रतिबाधा में से अपने को धारा का मान ज्ञात करना है तो वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत जो होते हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में यदि कोई सिंबल इस तरह दिया गया हो जिसके अंदर ये सिंबल लगाया हुआ हो इस तरह से, और यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और यदि अपने पास में कोई सिंबल इस तरह से दिया गया हो इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं करंट सोर्स। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करंट सोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ रहता है। बाय द वे मान लो कभी को इसमें ऐसे लगा दें, इट इज़ नॉट करंट सोर्स, इट इज सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिंबल हो जाएगा। तो तार की दिशा के अंदर तीर का चिन्ह लगा हुआ, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, देन इट इज नॉन एज द करंट सोर्स। तो जो वोल्टेज सोर्स को अपन प्रतिस्थापित करते हैं तो वोल्टेज सोर्स की जगह पर अपन एक सीधा तार जोड़ देते हैं वोल्टेज सोर्स को हटा के, और जब करंट सोर्स को प्रतिस्थापित करते हैं तो इसको हम ओपन छोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ थी सुपरपोजिशन थ्योरम या कोई भी अपन आगे थ्योरम पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए कि जब अपने ये शब्द आता है कि इस वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उसको प्रतिस्थापित करते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से, आंतरिक प्रतिरोध से या आंतरिक प्रतिबाधा से। तो वोल्टेज सोर्स की जगह पे अपन सीधा तार लगा देते हैं और करंट सोर्स की जगह पे ओपन छोड़ देते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको अपने याद रख लें। अब जैसे मैं आपसे प्रश्न बोल रहा था कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करना है तो हमने पहले क्या मानेंगे कि सर्किट के अंदर खाली ये वाला क्योंकि इसमें करंट कहाँ से आएगा, एक तो इसका आ रहा होगा जो वोल्टेज सोर्स है, एक इस करंट सोर्स का भी आ रहा होगा। तो इसमें दो तरह के करंट फ्लो हो रहे हैं। तो Z3 में कुल करंट कितना होगा, तो बहुत आसान तरीका है अपने पास में कि हम लोग पहले खाली बैटरी का यानी कि वोल्टेज सोर्स का करंट निकाल लें। इसमें उस समय में जब वोल्टेज सोर्स को काम में लेंगे तो अपने इसमें करंट सोर्स को इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से प्रतिस्थापित कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि अपने इसको किस तरह से कर देंगे इस सर्किट को, एक बार देखना इस चीज़ को आप। एक मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। अपने बैटरी जोड़ेंगे, वोल्टेज सोर्स रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगी, ये रेजिस्टेंस रहेगी, यहाँ पे वायर है, यहाँ रेजिस्टेंस रहेगी। इसको अपन ने इस तरह से ओपन कर दिया, ये वोल्टेज जुड़ गया, यहाँ बैटरी आ जाएगी अपने पास, जो भी अपने प्लस माइनस दे रखा है, Z1 है, Z2 है, Z3 है। तो इसको अपन ने प्रतिस्थापित करा, मतलब कि हमने जब परिपथ में दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दिए हुए होते हैं और किसी एक एलिमेंट में अपने को करंट निकालना होता है तो हम रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो मेरे को जब इसको काम में लेना था तो मैंने इस करंट सोर्स को
प्रतिस्थापित किया और हमने पढ़ा करंट सोर्स का प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि उसके जगह आप क्या जोड़ दें, यहाँ पे ओपन सर्किट कर दें। तो इसके कारण आराम से करंट निकल जाएगा, क्योंकि ये वायर तो काम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका करंट निकल जाएगा। ऐसे मान लो आई करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अपना करंट की वैल्यू कितनी होगी सर्किट के अंदर, आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो हम सॉल्व कर लेंगे। आई बराबर टोटल वोल्टेज ई बटा टोटल रेजिस्टेंस Z1 प्लस Z3, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि वोल्टेज सोर्स को प्रतिस्थापित कर देते हैं और करंट सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम खुद इस तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, सीधा वायर जोड़ देंगे इस तरह से, और करंट सोर्स तो लगा के रखना ही है खैर, Z1 Z2 Z3। यहाँ पे हमने क्या करा, वोल्टेज सोर्स को प्रतिस्थापित किया, मतलब एक सीधा तार जोड़ दिया इसकी जगह। प्रतिस्थापित करने का मतलब समझना जरूरी है कि जब प्रतिस्थापन शब्द यूज हो रहा है तो जो वोल्टेज सोर्स के लिए यूज हो रहा है तो वहाँ तार जोड़ा जाएगा सिंपल, करंट सोर्स को ओपन रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में इसके कारण सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, उसका कैलकुलेशन करना है। मान लो यहाँ से आई डैश करंट आया, यहाँ पे आई डबल डैश चला गया, तो इसमें करंट कितना आया, आई डैश माइनस आई डबल डैश। इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को इसमें जोड़ देंगे, तो अपने पास में Z3 का करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को एक एग्जांपल से करके देखते हैं। अब अपने सुपरपोजिशन थ्योरम के पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट अपने कहता है कि यदि किसी रैखिक प्रतिबाधा के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र यानी कि सोर्स जुड़े हों तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण परिपथ में प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्र को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित यानी इंटरचेंज किया गया हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अपने इसके ऊपर। एक अपन ने इस तरह से वोल्टेज सोर्स लिया E1, यहाँ अपन ने एक प्रतिबाधा लगाई, एक अदर इम्पेडेंस अपन और काम में ले रहे हैं रेजिस्टेंस, यहाँ फिर एक वोल्टेज सोर्स लगाया अपन ने E2 और इसको अपन ने आपस में जोड़ लिया इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से और I1 करंट जा रहा है, ओके। और यहाँ से इसके अंदर I2 करंट जा रहा है और इस प्रतिबाधाओं के जो नाम है वो Z1 Z2 और Z3 है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से। वन ऑफ देम इज क्लॉकवाइज एंड अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी एक का मान लो अपन कंसिडर कर लें, किसी एक में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि Z1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। कर अपन किसी का भी सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको कंसिडर कर सकते हैं। हम Z1 की बात करते हैं, Z1 में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट हमको इसका निकालना है, कितना एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन एक कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट को। मैंने इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि जिसमें Z1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो E1 के कारण भी आ रहा है और कुछ ना कुछ E2 के कारण भी आ रहा है। तो पहले अपन E1 का करंट निकालेंगे तो E2 को प्रतिस्थापित कर देंगे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से, और फिर E2 का करंट निकालेंगे तब E1 को प्रतिस्थापित कर देंगे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम इसमें कहते हैं व्हेन देयर इज ओनली E1 is connected, यानी खाली E1 परिपथ में जुड़ा हुआ है,
यदि हम ऐसा मान ले तो अपने पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये अपना वोल्टेज सोर्स E1, यहाँ से अपने पास में Z1, इट इज Z3, इट इज Z2, और देखिए E2 को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। जैसा भी अपन ने पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स को प्रतिस्थापन करने का मतलब है कि वहाँ पे एक तार सीधा जोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन में करंट I1 फ्लो हो रहा है, हम यहाँ करंट लेते हैं I1 डैश, क्योंकि I1 के समय में E2 भी जुड़ा हुआ था। तो अपन यहाँ पे खाली E1 की बात कर रहे हैं, तो अपन I1 डैश कंसिडर करते हैं। तो इस टुकड़े के अंदर जो करंट जाएगा यहाँ से, और एक करंट आएगा इसके अंदर, तो आगे जा रहा है I2 डबल डैश मान लेते हैं इसको अपने, और इस टुकड़े के अंदर जो करंट आएगा वो अपने पास हो जाएगा I2 डबल डैश, I1 डैश में से I2 डबल डैश को घटा देंगे, I1 डैश माइनस I2 डबल डैश। ओके, तो अपने पास में फिलहाल हमको Z1 का ही कंसिडर करके अपना समझा रहा हूँ आपको मैं एक बार। तो हम Z1 वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I1 डैश इज इक्वल टू टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देन अप्लाई वोल्टेज इज E1 बट्टा बोथ, ये रेजिस्टेंस कितनी है अपने पास में, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ रही है, पैरेलल में। तो हम इसको लिख सकते हैं Z2 Z3 बट्टा Z2 प्लस Z3, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो Z1 के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में, तो ये हो जाएगा Z1। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर होता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2, और इसका जो भी आंसर आएगा वो इस Z1 के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होगा, तो हमने इसको सीरीज में जोड़ लिया। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो अपन लोगों ने छोटी क्लासेस में भी खूब पढ़ी थी, और फिर भी यदि इसके डाउट्स हैं तो अपने पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें इसकी प्रॉब्लम कराई हुई है। इससे अपने पास में I1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, I1 डैश इज इक्वल्स टू E1, एलसीएम लेंगे तो Z2 प्लस Z3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इक्वेशन नंबर अपन मान लेते हैं 1, ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगा। ओके, अपने पास में एक वैल्यू आ गई है। अब अपन करते हैं इसी लूप का सेकंड पार्ट। अपन ने यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करी, Z1 को कंसिडर कर रहे हैं, Z1 के करंट की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने I1 डैश को सॉल्व किया। यदि Z3 करंट की बात कर रहे होते तो अपन अलग वैल्यू को निकालते, Z2 के करंट की बात कर रहे होते तो अलग वैल्यू निकालते। मैं फिलहाल आपको खाली एक Z1 सॉल्व करके बता रहा हूँ कि Z1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। Z1 में इस I1 का, इस बैटरी E1 का करंट भी आ रहा है और E2 का करंट भी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका देखिए, अपने पास ये I1 डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब अपने पास में हम करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम ऐसे कर दें, when only E2 is in सर्किट। अब यहाँ पे सर्किट में सिर्फ अपने पास में कौन पड़ा है, E2। वापस से डायग्राम बना लेते हैं इसका। अपने E2 को जोड़ना है तो E1 को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, E2। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा माइक, ये स्टैंड सही नहीं है। अब देखिए, ये क्या था, Z1, ये Z2, ये Z3। यहाँ इस करंट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अपने पास में I2 करंट फ्लो हो रहा है। वास्तव में I2 था, पर अपन ने ये बैटरी हटा दी, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो अपन ने यहाँ पे I2 डैश जोड़ लिया।
तो इस I2 डैश में से इसमें कितना करंट जाएगा, तो पहले I1 जा रहा था, अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब की बार इसमें I1 डबल डैश करंट जा रहा है। और यहाँ इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, I2 डैश में से I1 डबल डैश घटा दो। मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि पिछले लूप के अंदर अपन ने I1 डैश ले रखा था, इसलिए अपन I1 डबल डैश ले ताकि एक ही साथ सॉल्व हो जाए। हमें बात किसकी करनी है, Z1 के करंट की बात करनी है। तो Z1 के करंट की बात करते हैं। तो देखिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। जब इस तरह का लूप बन जाता हो और सेकंड, देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं, इस करंट के लूप की बात कर रहे हैं, इस लूप की, ठीक है। तो पीछे वाले लूप में से अपने को बैटरी लगा रखी है, सोर्स जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में इस लूप का करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में I1 डबल डैश इज इक्वल टू कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन बोथ लूप दैट इज Z3 and the current in the last loop that is I2 dash बटा resistance of the first loop Z1 प्लस Z3। बहुत आसान सा तरीका है कि जब मुझे इस सेकंड लूप जिसमें मैंने लूप लगा रहा हूँ, मैश टर्म लगा रहा हूँ, उस लूप के इस सेकंड लूप के करंट की बात करनी है और मेरा सोर्स पिछले लूप में जुड़ा हुआ है, तो इस लूप का जो करंट होगा उसकी वैल्यू होती है total current passing through that loop that is I1 double dash is equal to पिछले लूप का करंट I2 डैश, कॉमन रेजिस्टेंस दोनों के बीच का उभयनिष्ठ प्रतिबाधा या प्रतिरोध Z3 और बटा में इस फर्स्ट जो लूप जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस प्लस कॉमन रेजिस्टेंस को जोड़ के लिख देते हैं। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। ओके, इस कंसेप्ट पे भी कुछ वीडियो अलग से डाल दिए जाएंगे ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बाकी ये 12th लेवल तक के क्वेश्चंस में आता है, अपने नीट जेई के सवालों को शॉर्ट से कर सकते हैं इस ट्रिक से अपने। अब I2 डैश की वैल्यू कितनी है, तो हम जानते हैं I2 डैश इज इक्वल टू, ये अपन ये जो बता रहा हूँ ना मैं आपको ट्रिक, ये ट्रिक सीधी भी है, वरना आप इसमें केवीएल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इसमें केवीएल अप्लाई कर दें इस लूप के अंदर, लूप 1 के अंदर, तो केवीएल अब लगा दो, फिर इस केवीएल को लगाने से भी I1 डबल डैश की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, जो मैं आपको करके बता भी दूंगा। फिर I2 डैश बराबर कितना, टोटल वोल्टेज A2 बटा टोटल रेजिस्टेंस। देखिए ये दोनों कौन से क्रम में है, इसके लिए I2 डैश टोटल, इस करंट के लिए, इस लूप के लिए बात करें तो इसमें करंट कितना I2 डैश, तो ये करंट किसके बराबर होगा, टोटल बैटरी कितनी है E2 बटा टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3, ठीक है। और इन दोनों का आंसर Z2 के साथ कौन से क्रम में है, सीरीज में, तो हम Z2 को जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा अपन I2 डैश की जो वैल्यू आ रही है, इस I2 डैश को और सॉल्व कर लेते हैं एक बार। I2 डैश इज इक्वल टू E2 Z1 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दो बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो 2 में रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, I1 डबल डैश बराबर Z3 बट्टा Z1 प्लस Z3 इंटू A2 Z1 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट। तो I1 डबल डैश कितना हो गया, E2 Z3 बट्टा Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब देखिए अपने वापस से क्वेश्चन में देखें, नोटिस करें, तो हमारी I1 डैश की वैल्यू आ रखी है ये वाली,
I1 डबल डैश की वैल्यू आ रखी है यहाँ पर दूसरे वाली। तो टोटल करंट या फाइनल करंट इन Z1 कितना होगा? I1 अपने पास देखो, एक तो आया I1 डबल डैश आया है और एक अपने पास में आया है I2 डबल। अपने पास एक तो I1 डबल डैश है, एक I1 डैश था। तो अब इसमें से अपन को क्या करना है कि I1 डैश में से I1 डबल डैश को घटा देंगे। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि एक तो आ रहा है इस तरफ, एक आ रहा है इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़े में छोटे को घटा दो या सिंपल किसी वैल्यू घटा दो। चेक कर लेंगे लूप में करंट फ्लो किधर हो रहा है। प्लस में आंसर आता है तो सेम डायरेक्शन का है, अपोजिट आता है तो उसको अपन डायरेक्शन चेंज करके बता देंगे। तो सॉल्व करके देखिए, तो वो करंट था I1 इज इक्वल टू, अपने पास जो वैल्यू थी E1 Z2 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z3 E2 बटा Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, इट इज द आंसर ऑफ द करंट इन रेजिस्टेंस Z1। ये आपके इस क्वेश्चन में Z1 का होगा। इसी तरह से अब आप Z2 का भी सॉल्व कर सकते हैं और Z3 का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो Z3 का जो फाइनल करंट है अपने पास में, Z3 का जो फाइनल करंट आएगा, जो मैं लिख के छोड़ रहा हूँ शॉर्ट में, करंट इन Z3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर ही ली यहाँ पे, ये रही। इसी तरह से अपन I2 निकाल लेंगे और इन दोनों को यहाँ जोड़ो तो Z3 का करंट भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए बड़ा है, वरना छोटा सवाल हो तो बहुत इजीली सॉल्व और हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।